मैम मैं अभी जिस संस्था में जुड़ा हुआ हूँ उस संस्था में मेरा ये रोल है, क्योंकि हमारा विजन ये है इंस्पायरिंग एवरीवन टू वॉलंटियर। ओके। तो वहां पे हम इसको कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दूसरों को इंस्पायर करें कि आप वॉलंटियर करें। बिकॉज वॉलंटियरिज्म इज नॉट ओनली अबाउट कि आप कुछ समय आप दे रहे हैं वहां पे। वॉलंटियरिज्म इससे बहुत बहुत आगे आगे हटके है। वॉलंटियरिज्म से आप इम्पेक्ट करते हैं दूसरों की लाइफ में। तो मैम मेरा रोल अभी मैं 3 सिटीज को यहाँ पे लीड करता हूँ, और 3 सिटीज को मैं देख रहा हूँ। और इसके इसके तहत हम लोग एजुकेशन में इंटरवीन करते हैं। एजुकेशन में कोशिश ये हमारी ये रहती है कि हम हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल से समथिंग विद मैथ्स वंस अगेन। आज का बहुत एक इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरी वीक वीक आफ्टर वीक एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड मेकिंग दिस चैनल द ओनली यूथ प्लेटफॉर्म which is growing day by day with all your support. So let's welcome आज के गेस्ट मेरे हैं, दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं अभिवकाश। सो उनका नाम ही काफी है क्योंकि नाम ही इतना सुंदर है और उन्होंने काम भी उतने ही अच्छे किए हैं। दैट्स व्हाई ही इज आवर चोजन गेस्ट टुडे और हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। और उनका जो चोजन टॉपिक है वो है वॉलंटियरिज्म, वॉलंटियरिज्म इन यूथ। क्यों यूथ को वॉलंटियर करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, इंडिया के बाहर, हर जगह। और उससे उनकी स्टोरी से हम इंस्पायर होंगे और वो अभी क्या कर रहे हैं वो जानेंगे। बट बिल्कुल पहले हम उनको वेलकम करते हैं। वेलकम अभिवकाश, हाउ आर यू डूइंग? हाय मैम, हेलो, वेलकम टू ऑल व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैम, कि आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम, शुक्रिया। Thank you so much. I can see a lot of awards. We will speak about it. Also, let me tell you, my guest, he's a President's Award winner. He's a President's Awardee. So it's our honor to welcome him on this channel. So बिल्कुल हम शुरू से शुरुआत करेंगे आपके सबसे बड़े पैशन, जो कि आप बात करने वाले थे कि वॉलंटियरिज्म। सो आपके अंदर इसका कीड़ा कहाँ से जागा और कब से जागा? मैम वॉलेंटियरिज्म के लेके मैं बस इतना, सबसे पहले शुरुआत इससे मेरी हुई जिंदगी के अंदर कि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो अंडर ग्रेजुएशन में उस समय कर रहा था। मुझे उस समय ये मालूम चला कई सारे सोसाइटीज कॉलेज के अंदर हैं, हम्म। जैसे कि जो यूथ को एंगेज करती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को एंगेज कर रही थी। तो वहाँ जब मैंने कदम डाला अपना पहली बार, वहाँ मुझे एक्सपोजर मिला और लोगों से, बच्चों से मिलने का मौका मिला। तो वहां से मुझे मालूम चला कि यस, आप अपनी पढ़ाई के साथ सोशल वर्क भी कर सकते हैं वॉलेंटियरिज्म के माध्यम से। सो हम्म। फ्रॉम देयर आई गॉट चांस कि हाँ, मेरे को वॉलेंटियरिज्म कर सकता हूँ। और मेरे फिर धीरे धीरे वहां से मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। और एनएसएस में मैं जब ज्वाइन हुआ, नेशनल सर्विसेज की यूनिट, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। और जितने हम्म। भी सरकारी और संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे आपको ये एनएसएस यूनिट मिल जाएगा आपको। यस। तो वहाँ पे मुझे जब ज्वाइन होने का मौका मिला और एज अ वॉलंटियर जब स्लम्स में जाके मुझे काम करने का मौका मिला, तब मुझे मालूम चला कि ये वॉलंटियरिज्म का कीड़ा मेरे अंदर है और मैं वाकई हम्म। वॉलंटियरिज्म को प्रमोट कर सकता हूँ। तो ये बताइए कि आप ओरिजिनली आप दिल्ली से नहीं है, राइट? पर आपका काम, आपका कॉलेज से जो आप एक आप आपका स्कूल कहाँ से, स्कूलिंग कहाँ से हुए और ओरिजिनली आप कहाँ से हैं? मैम मैं बिलोंग करता हूँ वैसे बिहार चंपारण से, अगर आपने चंपारण का नाम यस, सुना ऑफ होगा। कोर्स। किसने नहीं सुना यस मैम, चंपारण? यस। यस डेफिनेटली, किसने नहीं सुना, क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो गांधी जी का, जैसे मैं अगर एक लाइन में बताऊं तो गांधी जी का इतिहास वहां से जुड़ा हुआ है, चंपारण सत्याग्रह से। तो मैं उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरी पैदाइश भी वहीं हुई। उसके बाद हम्म। फिर वहां मैंने बहुत शुरुआती शिक्षा वहां से लिया, मैंने एजुकेशन से, प्राइमरी एजुकेशन आप कह सकती हैं। उसके बाद दिल्ली मूव मेरा हुआ, और कुछ ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस। और हम्म। पिछले 18-19 सालों से मैं दिल्ली ही रह रहा हूँ। और दिल्ली में हम्म। मेरी पढ़ाई हुई, उसके बाद स्कूली शिक्षा से लेके हायर सेकेंडरी तक। और उसके बाद हम्म। मेरा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब दिल्ली से ही हुआ है। सो ओके। यस। राइट।
सो हम ये जानने के पहले आपके लाइफ की एक ऐसी घटना जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा एक मोड़ लाया लाइफ के उसमें ड्यूरिंग कोविड, हाउ डिड यू, ही वाज ऑल ओवर द ही हेल्प्ड thousands and thousands of people around in and around Delhi when he was himself going through a personal tragedy. So मैं अगर आप चाहें तो आपकी उस चीज को मैं थोड़े शब्दों में अगर आप बताना चाहें कि आपने ये कोविड के टाइम पे क्या काम आपका शुरू हुआ और क्या ये आपका सबसे बड़ा काम था पहला आपके आपके द्वारा किया हुआ, और तब आपके घर की हालत क्या थी? यस मैम, मैं अपने जिंदगी का अगर सबसे बड़ा मोड़, जैसा कि आपने पूछा, टर्निंग पॉइंट बताना चाहूंगा तो वो तो मेरे फादर का कैंसर हम्म। कैंसर होना मेरे फादर को। हम्म। और उस समय मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। मैं अपनी हम्म। ग्रेजुएशन कर रहा था राजधानी कॉलेज से, दिल्ली हम्म। यूनिवर्सिटी से। और मुझे मालूम चला मेरे फादर एक एनआरआई थे, और वहां से जब लौटे वो तो उनकी कुल जो टोटल वेट थी वो 42 kgs हो गई थी। सो एक 55 ईयर्स पर्सन की वेट 42 kg अगर होता है तो सोच सकते हैं मैम, वो बस स्केलेटन थे वो। तो उनको जब यहाँ आए तो उन्हें, फिर हमने जब दिखाना शुरू किया एम्स और बाकी अस्पतालों में, तो उन्हें मालूम चला मुझे कि उनको कैंसर है। फिर हम्म। वो किसी कारणवश गांव, क्योंकि हम लोग दिल्ली में थे तो गांव जाना उनका हुआ कि गांव में अच्छा इलाज, पैसों की थोड़ी हमारी तंगी हम्म। शुरू से ही थी वैसे। दो मेरे फादर बाहर रहते थे, बट पैसों की थोड़ी दिक्कत रहती थी हम्म। हमारे फैमिली में। एक हमारा बिग फैमिली है। तो वो गांव मूव हुए क्योंकि गांव में कुछ जमीन बेचने हम्म। की बात आ रही थी, पैसे चाहिए थे। तो वहां जब उनको कैंसर होने का पता लगा तो वहां एक मुझे टर्निंग पॉइंट लगता है मेरे जिंदगी में कि जो जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, मैं अगर बताऊं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा झटके के तौर पे था, एक शॉक के तौर पे था। जो इंसान कभी ना शराब, ना टोबैको, नथिंग, कुछ भी नहीं लेता था, उस इंसान को कैंसर हो सकता है। तो हम्म। वो मेरा एक लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था अपनी जिंदगी में, हम्म। और वहां से मैं अपनी जिंदगी को देखता हूँ कि मेरी जिंदगी बहुत बदल गई है। और अभी जहां मैं हूँ, शायद उसका बहुत बड़ा योगदान है कि मैं जहाँ कहीं भी अभी खड़ा हूँ, मैं जिंदगी के मुहाने पे, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसको हम्म। बोलूंगा एक तौर पे कि कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छा होता है। हम्म। बट शायद हम्म। मेरा ये कहना सही नहीं होगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। बट हाँ, मैंने वहां से सीख लेते हुए अपनी जिंदगी में हम्म। आगे बढ़ा, और कुछ हम्म। अच्छे करने की चाह में मैं रख रहा हूँ और कर रहा हूँ दिन ब दिन। रोजाना कोशिश में भी रहती है। आपकी आपके माता जी अभी भी गांव में है या वो आपके साथ हैं यहाँ पर? मैम, मेरी मेरे परिवार में वैसे मेरी माता जी हैं अभी, और दो छोटी बहनें हैं। तो ओके। हम लोग, यस मैम, तो हम लोग ये हम्म। परिवार में हैं, हम लोग साथ ओके। ही रहते हैं यहीं पे। यस ओके। राइट। सो ये एक बहुत किसी भी एक यंग नौजवान के लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट तो डेफिनेटली है। ऊपर से बड़ा बड़ा बेटा होने का, ऊपर से एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सडनली आ जाती है, उसमें लाइफ बहुत ज्यादा बिखर जाता है। बट आपने वो अपॉर्चुनिटी को एक बहुत सही दिशा दिया और उससे स्ट्रेंथ लेके आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। सो ये बताइए कि आपके साथ आप एवरेस्ट एनजीओ राइट से जुड़े हुए हैं। सो ये आपने कब शुरू किया? और आप किरण बेदी से पहले इंस्पायर थी, आपने प्रिजन में काम किया उनके साथ। तो ये जर्नी बहुत ही फैसिनेटिंग है सुनने वालों के लिए भी, और मुझे भी इसके बारे में काफी जानना है। तो आप शुरू से बताइए आप कैसे इनसे जुड़े और क्या क्या काम किया आपने इनके साथ। डेफिनेटली मैम। तो मेरा सफर, जैसा कि मैंने बताया, मेरी कॉलेज से शुरुआत हुई, सोशल वर्क में आना मेरा वहां से शुरुआत हुआ। मैं नेशनल सर्विस स्कीम अपने कॉलेज यूनिट का जनरल सेक्रेटरी चयन हुआ मेरा, और मेरा वहाँ 1 साल का टर्म रहा, मैंने काम किए। उसके बाद मैंने फिर फेलोशिप की गांधीयन सोसाइटी इंडिया, जो हम्म। एक यूएस बेस्ड सोसाइटी है, उनका इंडिया ब्रांच भी है। यस। उन्होंने एक डॉक्टर एस एच सुब्बाराव फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो हम्म। बीइंग अ गांधीयन फॉलोवर, मैं अपने कॉलेज की गांधीयन सोसाइटी से मैं जुड़ा हुआ था, गांधी स्टडी सर्कल। तो वहां से मुझे फेलोशिप मिलती है। फेलोशिप करने के बाद फिर आगे जैसे सोशल सेक्टर में मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, और भी जगह मैंने एक ग्लोबल यूथ पीस कमेटी है, उसके अंदर मैंने काम किया कुछ दिनों।
उसके बाद जब मेरा परफॉर्मा, क्योंकि मैं इंटर्नशिप और ये सारी चीजें मैं बहुत कर रहा था, सोशली बहुत एक्टिव था, फिर मेरे को मौका मिला किरण बेदी, जो मेरी बहुत करीब है दिल की, और मेरे लिए बहुत बड़ा उनका मैं बोलूँ तो रोल है मेरे जिंदगी में। उन्होंने मेरे को पहले, जब मैं छोटा था तो उनके बारे में जब भी सुनता था, मैं कोशिश करता था यही कि मैं किरण बेदी जी से कभी मेरी मुलाकात करूं। बट वाकई मुझे एक दिन उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो उनके फाउंडेशन है इंडिया विजन फाउंडेशन, जो प्रिजन्स के ऊपर काम करती है। उनका यस। मोटो है सेव द नेक्स्ट विक्टिम। तो हम्म। वहां पे मुझे एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करने का मौका मिला। वाह, और एट उसमें व्हाट एज आपकी उम्र क्या थी उस टाइम पे? मैम, मेरी अगर मैं उस समय उम्र बताऊं तो 22 ईयर्स के करीब थी, 22, 23, आपने ट्वेंटी खुद थ्री उनको ईयर्स अप्रोच किया? आपने उनके ऑर्गेनाइजेशन को लिखा कुछ कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ? ये कैसे हुआ, या उन्होंने आपका काम देखा कहीं पर? मैम, इसकी एक शॉर्ट सी स्टोरी है, बट मैं बोलूंगा कि इसमें बहुत रोचक कहानी है जुड़ी हुई कि मैं वहाँ कैसे पहुंचा। ओके। तो मैं मुझे जॉब की तलाश थी, मैंने ये फेलोशिप कंप्लीट कर लिया था, फिर वहाँ काम, एक और संस्था में मैं काम कर रहा था। बट इसको मुझे जॉब की तलाश थी दूसरी। तो मेरे एक फ्रेंड ने रेफर किया मेरे रिज्यूमे को, कि मैं जानता हूँ एक ऐसे यूथ को जो बहुत सोशली एक्टिव है और हम्म। वॉलेंटियरिज्म बहुत करता है, तो अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो शायद वो आपकी संस्था में वहां जाके कुछ अच्छा काम कर सकता है। तो वहां से मेरी रिज्यूमे को सिलेक्ट किया गया। आउट ऑफ अच्छा। 12 पीपल मेरे रिज्यूमे को सिलेक्ट किया गया उस समय। और फिर इंटरव्यू होता है, तो वहां पे कई चरणों में मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर बाकी ओह। उसके एट द एंड रिजल्ट मेरा यही आया कि मेरे को हम्म। चयन किया गया। और इतनी कम उम्र में, पूरी संस्था के अंदर सबसे कम उम्र का वाला मैं ही था वहां पे काम करने वाला। और इतनी छोटी सी उम्र में मुझे एक जेल के अंदर पोस्टिंग होने का मुझे मौका मिला। और मैं जेल का भी नाम नहीं ले सकता ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। बट हम्म। यस, उत्तर प्रदेश की एक जेल है, उस जेल के अंदर मेरा ओह मेरी माय पोस्टिंग गॉड। होती है। और ओके। वहां पे 4,000 से ज्यादा बंदियों के साथ, कैदियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है। सो ऑन अ डेली बेसिस आई यूज टू इंटरेक्ट विद दोज पीपल, एंड मैं उनके साथ वहाँ काम किया। और दिन के मैं वहाँ पे 6 से 7 घंटे वहाँ बिताता था जेल के अंदर। और वहाँ पे मैं काम करता था। जो भी प्रोजेक्ट वहाँ इंडिया विजन फाउंडेशन के द्वारा चलाए जाते थे, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट, मेरा काम वहाँ ये था कि कोऑर्डिनेशन करना, प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करना। तो जो भी हम्म। वहाँ प्रोजेक्ट चलते थे, जो हम्म। 4S के मॉडल, इनका जो संस्था है उसका मॉडल है 4S। तो शिक्षा शिक्षा संस्कार स्वास्थ्य और एक और 4S इसमें मैं अभी भूल रहा हूँ। तो ओके। वो 4S मॉडल पे काम करती है वो वहाँ पे इंडियंस के लिए, और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। पूरे हम्म। इंडिया के अंदर ऐसी कोई संस्था नहीं है, सिर्फ इंडिया विजन फाउंडेशन ही है किरण बेदी मैम की, जो जेलों में कैदियों के लिए काम कर रही है, कैदियों के लिए सोचती है। देश में हम्म। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई संस्था है हम्म। जो कैदियों के ऊपर काम कर रही है। और अभी तक उन्होंने हजारों हजारों कैदियों को उन, जो कहते हैं, उन गंदगी भरी जिंदगी से बाहर निकाला है, और एक नए सपने की ओर उनको प्रोत्साहित किया है जाने के लिए, विद द हम्म। विजन ऑफ सेव द नेक्स्ट विक्टिम। तो वो हम्म। नहीं चाहते कि जो एक बार गलती से या फिर जानबूझ के भी आ चुके हैं जेल के अंदर, शायद वो बाहर जाके दोबारा अपनी जिंदगी तलाशे। तो वहां मुझे हम्म। अलग अलग आयामों में, अलग अलग चीजों पे मुझे काम करने का मौका मिला। हाँ। थेरेपी पे थेरेपी क्लासेस चलती थी वहां, उसके अंदर एजुकेशन पे काम चलता था, हेल्थ के ऊपर काम चलता था, उस पे काम करने का मुझे मौका मिला। सो इट वाह। वाज रियली वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस। वाह। और बहुत बहुत ये मेरे ये मैं अप्रिशिएट। जरूर से आपको एक पूछना चाहूंगी कि ये जो आप काम कर रहे थे 22-23 साल की उम्र में, तो इसमें आपको पैसे भी मिल रहे थे काम करने के? तो थोड़ा बहुत आपको जो जॉब का टेंशन था वो भी इसमें आपको कुछ कमाई भी हो रही थी इसके थ्रू? यस मैम, डेफिनेटली। क्योंकि मैं वहाँ काम कर रहा था तो मुझे पे भी कर रहा था, पे भी होता था। और मैं इंडिया विजन फाउंडेशन का एज अ एम्प्लॉय था मैं वहाँ पे। ओके। तो हम्म। इंडिया विजन फाउंडेशन मुझे पे करती थी, और ओके। मेरी सैलरी थी। यस मैम, मैंने डेफिनेटली। हाँ, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि कई बार लोगों के मन में ये होता है कि हम कोई वॉलेंटियरिज्म करें तो क्यों करें, हमें क्या मिलेगा?
एक तो वो एस्पेक्ट होता है कि हाँ, आप जॉब के साथ आप एज अ सोशल, आपका मॉरल सोशल ऑब्लिगेशन की तरह आप कुछ करते हो, पर कुछ चीजें, कुछ एनजीओज आपको पे भी करते हैं, राइट? अगर दे यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, पेड एम्प्लॉय काइंड ऑफ इट। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट डिस्टिंक्शन। बट मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, जो नॉर्मल हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। ये जो पैशन आपके अंदर है वो सबके अंदर नहीं होता है, बट सबको कुछ ना कुछ अच्छा करने का मन करता है कि हाँ, हम कुछ करें। बट वो सोचते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। घर से निकले, घर पे बैठ के करने में एक पैसा देना, डोनेट करना, उसमें वो उतनी खुशी नहीं मिलती जितना कि आप खुद जाके हाथ से कुछ करें, किसी के लिए कुछ काम करें। सो आप मुझे बताइए कि आप इतने यंग हैं और आप यूथ को एंगेज करते हैं, तो क्या रिएक्शन रहता है उनका? कौन से तबके के लोग आपसे जुड़ते हैं? किन लोगों को अच्छा लगता है और कितने साल तक वो काम करते हैं, या फिर थोड़े दिनों के बाद मायूस हो जाते हैं और चले जाते हैं? सो क्या यूथ का मेंटालिटी क्या है वॉलंटियरिज्म को लेके? आपसे मैं ये सुनना चाहूंगी। मैम, यूथ का मेंटेलिटी मैं अगर सही बताऊं आपको इस वॉलंटियरिज्म के तौर पे, तो वो चाहते हैं कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं सोसाइटी हम्म। के अंदर। या। डेफिनेटली यूथ हम्म। कभी मैम अपने आप को आगे आगे रख के देखता है वॉलंटियरिज्म के तौर पे। बट यहाँ हम्म। चैलेंज हमारे हमारे लिए ये आ जाता है कि क्या वो अपॉर्चुनिटीज हम यूथ को दे रहे हैं। हम्म। सबसे हम्म। बड़ा चैलेंज और क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्योंकि जब भी मैं कॉलेज में देखता हूँ, कॉलेज के यूथ के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, सो दे आर वेरी कीन टू ज्वाइन या। एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, जिसके अंदर उनको ये मालूम पड़ता है कि मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है। हम्म। मुझे अगर मेरा एक छोटा सा काम अगर सोसाइटी के अंदर एक इम्पैक्ट ला सकता है, मेरा वो छोटा सा कार्य, एक छोटा हम्म। सा स्टेप किसी की हम्म। जिंदगी को बेहतर बना सकता है, तो दे हम्म। आर ऑलवेज ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन। ऐसा हम्म। ऐसा इस मैसेज के साथ वो अपनी माइंड को हम्म। सेटअप करते हैं, वो जो भी मैं जितने भी यूथ से अभी तक मैं मिला हूँ। बट मैम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ कमी कमी भी है हमारे एंड से। अगर हम देखें तो शायद उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इतने विंडोज नहीं मिल पा रहे हैं। शायद यूथ को हम बता नहीं पा रहे हैं कि हम्म। वॉलंटियरिज्म का पावर क्या है, द पावर ऑफ वॉलंटियरिज्म। मैं एक बहुत अच्छा कोट कोट है गांधी जी का, मैं वहां यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि गांधी कहते हैं, व्हाट इज वॉलंटियरिज्म, कि वॉलंटियरिज्म क्या है। तो उनका ये कहना होता है कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। हम्म। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है कि सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप खुद को तलाशना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने को खुद को उस सर्विस ऑफ अदर, दूसरों की सेवा में लिप्त कर दे, दूसरों हम्म। की सेवा में न्यौछावर कर दे। तो वो जो हम्म। मैसेज है गांधी का, अगर हम सभी यूथ के पास ले जाते हैं, तो हम्म। शायद यूथ इस चीज को समझेगा और वॉलंटियरिज्म को अपनाएगा। जिस प्रकार हम्म। मैं काम करते हुए भी, जब मैं कॉलेज में था तो पढ़ाई करते हुए भी मैं वॉलंटियरिज्म करता था। मैं 3 हम्म। सोसाइटीज के अंदर एज अ वॉलंटियर काम किया मैंने। और हम्म। मुझे यहाँ लाने के, मैं जहां अभी हूँ खड़ा, शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली किरण बेदी मैम के साथ काम करने की, उनकी पर्सनल गाइडेंस में काम करने का। आज मैं हम्म। जिस संस्था में काम कर रहा हूँ, वो वॉलंटियर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, उस संस्था के यस। फाउंडर। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो शायद ये उसी वॉलंटियरिज्म की देन है। हम्म। यूथ को ये समझाने की हमें जरूरत है कि वॉलंटियरिज्म आपको प्रिपेयर करता है, हम्म। वॉलंटियरिज्म आपको एक स्टेज देता है, हम्म। वॉलंटियरिज्म आपको पुश करता है कि आप अपनी लिमिट को क्रॉस करके अपने लिए कुछ वहां पे बेहतर कर सकते हैं। उसके अंदर आपको लर्निंग्स इतनी मिलती है, उसके अंदर आपको कनेक्शन इतने अच्छे बनते हैं, उसके अंदर आप एक मोटिवेशन आपको इतना अच्छा मिलता है कि आप उस चीज को जीना चाहते हैं। हम्म। रियली मैं अगर आपको मैं बताऊं तो वॉलंटियरिज्म इज अ लाइफ। हम्म। इसको आप एक लाइफ के तौर पे देखिए कि कितने आप जब एक, मैं आज आज की बात अगर मैं बताऊं मैम, कि हरिजन सेवक संघ में एक कार्यक्रम था, वहां पे मैं गया हुआ था। और वहां पे एक स्कूल चलता है, उसी हरिजन सेवक संघ का मैं वॉलंटियर भी हूँ। वहां पे एक स्कूल चलता है, वहां पे जो भी दलित बच्चे होते हैं या एससी कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, वो वहाँ के रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ पढ़ते हैं वहां पे। तो जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ ना मैम, उनकी स्माइल इतनी प्यारी होती है, उनकी स्माइल को अगर आप देख लेंगे, वाकई में अगर आपको बताऊं मैम, तो आप सारी जितने भी गम है जिंदगी में ना, आप भूल जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ वॉलंटियरिज्म।
मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं वहां जाता हूँ, उन बच्चों के साथ बैठता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन बैठता जरूर हूँ। शायद हम्म, ये वो पॉजिटिवनेस वहीं से आती है। ये आप हम्म, कितना भी काम कर ले, कितनी कितनी भी बड़ी ओहदे पे चले जाएं, बट हम्म, आपकी खुशी आपकी सक्सेस में अगर शामिल नहीं है, तो यू आर हम्म, नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। हम्म, तो वहाँ सक्सेस भी मैं देखता हूँ वॉलंटियरिज्म के माध्यम से जाना चाहिए। तो मैं यूथ हम्म, को यही मैं कहना चाहूंगा, और यूथ को मेरा यही इस आपके माध्यम से, मैम आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही कहना है कि वॉलंटियरिज्म को आप जरूर अपनाएं, क्योंकि ये लाइफ में हम्म, आपको बहुत आगे लेके जाएगी, बहुत आगे हम्म। लेके जाएगी। तो बताइए आप आपकी कोविड के टाइम की जर्नी, जबकि मुझे थोड़ा बहुत आपके ब्लॉग से पता है, बट कोविड के टाइम, सो उससे आपका वो जो दिन आपने डिसाइड किया, आपने कैसे शुरू किया, और ये कितना बड़ा आपने काम किया है, वो आपके मुंह से एक बार सुनना चाहती हूँ मैं कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ और आपने कैसे स्टार्ट किया ये? यस मैम, कोविड जैसा कि आपको मालूम, मैम पूरी दुनिया में जिस तरीके से आया, तो मुझे ऐसा लगता है शायद किसी न किसी को, किसी आस पड़ोस और फैमिली में अगर आप देखें, किसी को भी नहीं बख्शा कोविड ने। शायद हम्म। मेरी फैमिली में भी कोई ना कोई कोविड लेके गया है, मेरे फादर को लेके गया है कोविड। तो उनको कोविड नहीं हुआ था, लेकिन उसके या वजह से वो ही। टाइम वही था। तो यस मैम, तो डेफिनेटली जब वो फर्स्ट वेव आया था कोविड का, मेरे फादर गांव में वहां पे फंसे हुए थे, और मैं अपनी दोनों बहनों के साथ दिल्ली में मैं फंसा हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। हम वहां नहीं जा सकते थे, वो यहाँ नहीं आ सकते थे। मैं अपने फादर को अचानक एक दिन ऑनलाइन मैंने अपॉइंटमेंट लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी उनकी। वो सऊदी से लौटे हुए थे, और एक एनआरआई होने के नाते वहां वो काम करते थे। और जैसे ही लौटे, वो 55 ईयर्स की एज में थे, और आप मैं बिलीव नहीं करेंगे, 42 केजीज के हो गए थे वो। तो उस एज में जब वो यहाँ पे आए, तो हमें मालूम चल गया था कि शायद इनकी जो स्थिति है बहुत खराब है। फिर फटाफट जो भी उनकी इलाज की जरूरत थी दिल्ली में हमने कराया, बट वो गांव चले गए, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। हमने उनको वहां दिखाने की कोशिश की, तो वहां पे हॉस्पिटल में जब उनकी जांच हुई, तो मालूम चला कैंसर है। मुझे याद है आज भी वो दिन, मैं अपनी दोनों बहनों के साथ बैठा हुआ था, और अचानक मेरी माता जी का कॉल आता है। सो कॉल उठाते ही उनका जब रोना मैंने सुना उनका, जिस तरीके से वो रो रही थी, तो मुझे समझ आ गया था कि शायद कुछ ठीक नहीं है। कॉल पे उन्होंने बस इतना ही बोला कि तुम बचा लो। हम्म, उनका बस यही कहना था, रो रही थी और वो यही कह रही थी कि पापा को बचा लो, पापा को हम्म, बचा लो। मैंने हम्म, पूछा क्या हुआ, तो 5 मिनट बाद उनको थोड़ा बहुत होश आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें कैंसर हो गया है, और डॉक्टर ने बोला है कि अब वो नहीं बच सकते, तो हम्म, बस कुछ दिन के मेहमान है। तो हम्म, मेरे लिए भी बहुत बड़ा शौक के तौर पे था, और क्योंकि पिता सबके लिए बहुत बहुत प्यारे होते हैं, किसी के भी पिता हो, मेरे हो, किसी के भी हो, मेरे लिए वो जिंदगी में बहुत करीब थे, मेरे लिए वो बहुत बड़े एक सपोर्ट बैक थे। तो हम्म, मैंने उनको यही समझाया कि कोई बात नहीं, आप उनकी इलाज कराइए, वो ठीक हो जाएंगे। बट मुझे कहीं ना कहीं अंदर से मालूम था, मैंने उनकी रिपोर्ट भी देखी, तो वो थर्ड स्टेज पे चले गए थे, फाइनल स्टेज था, नहीं बच सकते थे। और साथ के साथ कोविड भी चल रहा था, फर्स्ट वेव। हम लोग यहाँ लॉकडाउन में बचे हुए थे। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, और बड़े होने के नाते मेरे अंदर ये भी था कि मुझे वहां अपनी माँ को भी संभालना है, जो माँ मेरे से हजारों, कम से कम 1000 1200 किलोमीटर दूर बैठी हुई हैं, अकेले हैं। तो वो वहां बिलख रही है, रो रही है, और यहाँ दो बहनें हैं छोटी मेरे साथ, इन्हें भी संभालना, मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने खुद से सवाल किया कि अव्यवकाश तू कर क्या सकता है, क्या तू गाँव जा सकता है, क्या दिल्ली से तू बिहार जा सकता है। मेरे मेरे पास जवाब यही था कि नहीं, अगले 2 3 महीने में नहीं जा सकता, लॉकडाउन लगा हुआ है। और फिर क्या कर सकता है। तो फिर मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया, तू अपने पिता को नहीं बचा सकता, बट तू शायद दूसरे के पिताओं को बचा सकता है, दूसरे की माओ को बचा सकता है, दूसरे के औलादों को बचा सकता है। फिर वहां से जो मेरे अंदर एक एक मोटिवेशन ये मिला कि ठीक है, मैं अपने फादर को नहीं सेव कर सकता, बट दूसरों को मैं सेव कर सकता हूँ। और फिर मैंने फटाफट तुरंत एज अ वॉलंटियर ऑफ एनएसएस, मैंने वहां पे एक लेटर लिखा अपने प्रिंसिपल को, और मैंने बोला कि क्या हम यूथ जितने भी हैं कॉलेज के, और एनएसएस के यूथ हैं, क्या हम मिलके दूसरों की जान बचाने के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। और अगर हम्म। कर सकते हैं, तो मेरे कुछ 12 बुलेट पॉइंट के मैंने वो लेटर लिखे थे, मैंने उसमें 12 सजेशन दिए थे कि किस ओके। तरीके से हम यूथ मिलके, हम वाह। वॉलंटियर मिलके काम कर सकते हैं।
तो मैम वो जब सजेशन गया वहाँ, हमारे मेरे जो ऑनरेबल उस समय मतलब जब कॉलेज जो मेरा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो वहां पे जब वो सजेशन गया, सो दे एग्रीड ऑन दैट एंड दे अप्रिशिएट कि आप खुद से आए हो। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि तुम्हें जो करना है करो, और तुम्हें जैसा तुमने सोचा हम फुल सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे साथ खड़े उतरेंगे। उन्होंने इतना सपोर्ट किया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और हम सब ने मिलके एक राजधानी कोविड 19 हेल्प डेस्क की शुरुआत की। राजधानी कोविड 19 हेल्प डेस्क, क्योंकि मेरा कॉलेज भी राजधानी था और हम लोग दिल्ली में हैं, तो दिल्ली राजधानी है तो इसलिए नाम रखा हमने। और ये 24/7 हेल्प डेस्क हमने बनाया, और जिसमें एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम यूनिट के बच्चे और साथ में और भी सोसाइटीज जो हमारे कॉलेज के थे, जैसे युवा सोसाइटी, तो उसके भी वॉलंटियर्स मिलके हमने ये पूरे 24 घंटे हेल्प डेस्क चलाया। 6 डिपार्टमेंट बनाई इसके अंदर हमने। ऑक्सीजन डिपार्टमेंट, फ्री मेडिसिन डिपार्टमेंट, एम्बुलेंस डिपार्टमेंट, फ्री फूड डिपार्टमेंट, प्लाज्मा डिपार्टमेंट। तो मैं प्लाज्मा डिपार्टमेंट को उस समय लीड कर रहा था। मुझे आज भी याद है मैम, उस समय की रोजे चल रहे थे हमारे। और मैं, क्योंकि मेरे मैम एज आप कह लीजिए, मैं बिलीव करता हूँ गॉड के अंदर। तो हमने, क्योंकि बहुत हमारा वो पाक महीना था रोजे का, तो हम्म मैंने ये वादा किया था कि या अल्लाह, अगर आप मेरे वालिद को बचा देंगे तो मैं पूरे 30 रोजा रख रहा हूँ, मेरे वालिद हम्म को बचा दीजिएगा। तो मैं रोजा रह के, मुझे याद है, मैं वो 24 घंटे उस हेल्प डेस्क में सर्व करता था। 2 घंटे 3 घंटे की नींद लेके, और मैं काले, मेरे यहाँ काले हो गए थे, बट मैं कॉल उठाता था और सबको सर्व करता था। वो हेल्प हम्म डेस्क कुछ ऐसा था कि हमने उस समय 10,000 से ज्यादा लाइफ्स को इम्पेक्ट किए होंगे, और 1,000 लाइफ्स हमने उस समय सेव की थी मैम, इस पूरे हेल्प डेस्क की वजह से। राजधानी कोविड सिर्फ दिल्ली में हमने सर्व नहीं किया था, उत्तर हम्म प्रदेश और बिहार, हम्म यहाँ तक हम्म हमने पूरी हमारी हेल्प डेस्क सर्व की थी। और इसकी बड़ी अचीवमेंट मैं आज भी ये देखता हूँ, जब उनके स्माइल्स आते थे, जब उनका हम्म कॉल आता था कि हमारे पिता बच गए हैं आपकी वजह से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम्म। आपने हमें प्लाज्मा दिला दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये आपने अभी बताया कि आप जिस संस्था में अभी अभी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका अभी रोल क्या है, इंटीग्रेटिंग यूथ इनटू वॉलंटियरिज्म, आपका रोल क्या है वहां पर? आप क्या यूथ को जोड़ना चाहते हैं कॉजेज से? ये कैसे चल रहा है आपका, मतलब व्हाट इज योर रोल एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आप आगे क्या करना चाहते हैं इसमें? मैम मैं अभी जिस संस्था में जुड़ा हुआ हूँ, उस संस्था में मेरा ये रोल है, क्योंकि हमारा विजन ये है, इंस्पायरिंग एवरीवन टू वॉलंटियर। ओके। वहां पे हम इसको कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दूसरों को इंस्पायर करें कि आप वॉलंटियर करें। बिकॉज वॉलंटियरिज्म इज नॉट ओनली अबाउट कि आप कुछ समय आप दे रहे हैं वहां पे। वॉलंटियरिज्म इससे बहुत बहुत आगे आगे हटके है। वॉलंटियरिज्म से आप इम्पेक्ट करते हैं दूसरों की लाइफ में। तो मैम मेरा रोल अभी, मैं 3 सिटीज को यहाँ पे लीड करता हूँ, और 3 सिटीज को मैं देख रहा हूँ। और इसके इसके तहत हम लोग एजुकेशन में इंटरवीन करते हैं। एजुकेशन में कोशिश ये हमारी ये रहती है कि हम कैसे अपने संस्था के माध्यम से दूसरे लोगों को जोड़े, और वॉलंटरी फॉर्म में वो उन बच्चों की जिंदगी में कुछ इम्पैक्ट ला सके। एजुकेशन ओके। में, थ्रू एजुकेशन उनको, उनके बच्चों में कुछ इम्पैक्ट ला सके। अदर एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के यस ऊपर भी हम यस। काम कर रहे हैं। और एजुकेशन, इन्वायरमेंट, हेल्थ, ब्लाइंड, स्पेशल चिल्ड्रन, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो ये तो अभी ये तक मैम बताइए। हमने हाँ बताइए। 1 लाख हाँ। प्लस 1 लाख 10 लाख प्लस चिल्ड्रंस को हमने इम्पेक्ट किया अभी तक। ये कुछ संस्था की उपलब्धियां हैं इसमें। सो मैं ये आप जब ये बोल रहे थे तो मेरे मन में बहुत एक जिज्ञासा है कि मैं कभी ये सब कभी कई बार छोटे छोटे चीजें करती रहती हूँ, तो मैं कहीं फेसबुक पे डाल दिया कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, तो बहुत सारे लोगों का मैसेजेस से भर जाता है डीएम में, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, आपको हेल्प करना है, आपको हेल्प करना है। करते जरूर वो जुड़ना चाहते हैं, बट किसी तरह से वो लंबा चलने वाले, जैसे मैं सीनियर सिटीजन के साथ मैं कोविड में एक क्लब चालू किया था मैंने, क्योंकि वो घर बैठे बहुत
बहुत ही ज्यादा अकेले महसूस कर रहे थे, तो मैंने जस्ट ऐसे ही बैठे बैठे मैंने अपने माँ पिताजी को देखा कि बातें करने के लिए कोई नहीं है, बिल्कुल कट हो गए सबसे। तो मैंने ही वो शुरू किया था। तब मेरे 200 लोग थे ऑनलाइन, और मैं अभी भी वो चला रही हूँ। एवरी हर मंगलवार हम मिलते हैं, हम हमारा फैमिली जैसा बन गया है। कई लोगों ने ऑफ कोर्स छोड़ के चले गए, क्योंकि अब ये ऑनलाइन से ऑफलाइन में बहुत लोग चले गए। मेरा कहने का, मैं ये पूछना चाह रही थी कि लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उनको चाहिए ये कि करें, बट मैं ये देखती हूँ कि ये लॉन्ग टर्म में लोग नहीं वो सस्टेन कर पाते हैं। थोड़े दिन करें, फिर शायद वो उनका मन उठ जाता है, या वो नहीं करना चाहते हैं। तो मैं, आपका जो ये संस्था है, ये क्या सिर्फ यंग लोगों के लिए है, कि या फिर हम जैसे लोगों के लिए भी, अगर मिडिल एज वुमेन जो बहुत कुछ करना चाहती है, उनके पास टाइम है, क्या आप उनसे भी कुछ करवा के ले सकते हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली मैम। जो तो हमारी संस्था टीम एवरेस्ट एनजीओ जो है, ये दोनों तरीके की अपॉर्चुनिटीज देती है लोगों को। इन पर्सन भी आप वॉलंटियरिज्म वॉलंटरी फॉर्म में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के इम्पैक्ट के लिए, और वर्चुअली भी आप कर सकते हैं। और संस्था के मैम सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर हमारे अदर कंट्रीज से भी वॉलंटियरिज्म वो करते हैं, वॉलंटरी करते हैं, वर्चुअल वॉलंटरी के वो पार्ट है। तो यस डेफिनेटली मैम, आप भी कर सकती हैं। और यहाँ पे सिर्फ फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे से लेके एक 50 ईयर्स और 60 ईयर के एज के एडल्ट, और कह लीजिए आप ओल्ड एज पर्सन, सीनियर सिटीजन, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वाह। या टू मेक अ बेटर सोसाइटी। यस। सो एक बार आप अपने ये संस्था का नाम बताइए, अगर कोई सुन रहे हैं। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मुझे कुछ करना है, मुझे क्या, कहाँ ज्वाइन करें? आप, आजू बाजू बहुत सारी चीजें होती है, पर उनको सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप लेने में कहाँ जाए? कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए कि उनको, हर एक आदमी का अलग अलग ये होता है, राइट? एक एरिया ऑफ वर्क होता है, कोई बच्चों के साथ करना चाहता है, कोई औरतों के साथ, कोई एल्डरली पीपल के साथ। तो अगर वो आपके जो एक संस्था है जो आप बोल रहे हैं, उनसे जुड़ना चाहे, तो क्या, कैसे वो जुड़ सकते हैं? यस उनको उनको लिखना है, वेबसाइट है उनके पास, वेबसाइट में यस जाके मैम। रजिस्टर करना है? यस। तो मैम हमारी जो संस्था है वो टीम एवरेस्ट एनजीओ है, जिस संस्था ओके। में मैं अभी काम कर रहा हूँ, फुल टाइम वॉलंटियर हूँ। आपको भी अगर जुड़ना है तो टीम www.teameverest.ngo, अगर आप टाइप करते हैं उसके ऊपर एक साइन अप वॉलंटियर, एक लिंक है, उसके अंदर आप एज अ वॉलंटरी हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। ओके। और आपके पास हर महीने जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी अपॉर्चुनिटी है, वर्चुअल वॉलंटियरिंग एज वेल एज इन पर्सन वॉलंटरी, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं, और सोसाइटी के अंदर आप वाओ। इंस्पायर कर सकते हैं दूसरों को वॉलंटरी करने में। एक चीज बिल्कुल। जरूर ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा सभी को जो हमें सुन रहे हैं, कि अलोन वी कैन डू सो लिटिल। या। alone we can do so little, together we can do so much। तो इसी राइट। इसी ये विजन होना चाहिए किसी का भी, ये सो। बिल्कुल। माय सेकंड क्वेश्चन इज, अगर आपको हिस्ट्री में जाके किसी भी एक किरदार से मिलने का मौका मिले, तो आप वो किरदार होंगे, और कौन से शख्सियत शख्सियत होंगे जिनसे आप मिलना चाहोगे, और उनसे क्या पूछोगे आप? ठीक। मैम इसके लिए काफी सारे किरदार मेरे जहन में अभी आ रहे हैं, जिनमें से अगर मैं कुछ चुनिंदा नाम बोलूं तो एक के साथ तो मैंने तो काम किया है, बट या एक बताना मुझे, यस ओके, तो दिस इज सो चैलेंजिंग फॉर मी। बट गांधी मेरे बहुत करीब है, एम के गांधी। बट मैं मिलना चाहूंगा एपीजे अब्दुल कलाम जी से, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, बहुत इंस्पायर किया है। और मैं जब डिमोटिवेट होता था तो उनके उनके थॉट्स को पढ़ता था। उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, विंग्स ऑफ फायर। तो यस। उसने बहुत मोटिवेट किया मुझे, उन्होंने अपनी जिंदगी को बताया उसमें, और मैं अपने आप को बहुत रिलेट करता हूँ, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। और यस। मेरा उनसे क्वेश्चन मेरा उनसे यही रहेगा कि आपको इतना मोटिवेशन, इतनी ज्यादा आपके अंदर जो एक जो एक अच्छे लीडर वाली क्वालिटीज जो आपके अंदर आई है, तो वो किस तरीके से आई है? तो वो जरूर मैं जानना चाहूंगा उनसे, ताकि बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू बिकम अ गुड लीडर, आई ऑल्सो वांट टू यस। बिकम अ स्टेज मेकर, तो वो जरूर पूछूंगा मैं। यस। राइट। ओके, मेरा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है कि आपको कोई 3 लोगों को डिनर पे लेके जाना है, जिनसे आप कभी मिले नहीं हैं। ओके?
सो आप ओके। कौन से 3 लोग होंगे आप आपके डिनर टेबल पे जिनके साथ आप डिनर करना चाहेंगे, बट वो आपके फैमिली के लोग नहीं होने चाहिए और आप उनसे मिले नहीं है कभी, वैसे तो कौन वैसे थी? तो मैं सबसे पहले आपको इनवाइट करूंगा कि आप जरूर ओके, आए मेरे डिनर पे, दस्तरखान ओके। पे। अब तो मैं हम उसका मिल आंसर चुके मैं हैं, सो जरूर देता हूँ। मेरा मेरा नाम हटाना पड़ेगा क्योंकि अब हम आप मिल ओके। चुके हैं। ओके। ओके, सो अननोन बताना है तो यस। सबसे पहले मैं इसमें नाम तो एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम। कलाम जो है, मैं उनको उनका नाम जरूर लूंगा मैं। और और दूसरा जो नाम मैं अगर इसमें बताऊं तो वो बराक ओबामा। ओके, वेरी बिकॉज गुड। उनकी जर्नी मैंने पढ़ी है, उनकी जर्नी देखी है मैंने। किस तरीके से वो एक सादे और एक ऐसे ब्लैक उससे आते थे, एक फैमिली से, बट वो किस तरीके का जो पूरे रेवोल्यूशन और चेंज वो लेके आए, और जहाँ उनकी जिंदगी अभी वो जहाँ तक पहुंचे हैं, इट्स रियली रियली मोटिवेटिंग फॉर मी, मोटिवेशनल फॉर मी। और तीसरी शख्सियत उसके अंदर मेरे लिए जो रहेगा, मैं सऊदी किंग जो है उनसे बहुत मोटिवेटेड हूँ, तो मैं ओके। चाहूंगा कि उनको जरूर बुलाओ। ओह माय उनको गॉड, जरूर बुलाओ। nice. This is not expected. This is something unique. बराक ओबामा, अब एपीजे अब्दुल कलाम जी तो बहुत सारे लोगों के डिनर टेबल पे आ रहना चाहते हैं, बट दिस वन मे बी आपके आपके पिताजी के साथ उनका वो वहाँ कंट्री से कनेक्शन, या वो जिस तरह से काम कर रहे हैं सऊदी को ऊपर लाने में, उनका जिस तरह से, सो आप जरूर, आपका रीजन है वो। वेरी नाइस, आई लव दिस आंसर्स, इंटरेस्टिंग। ओके। थैंक यू। ये हमारा ये सेगमेंट है जहां पर आप मुझे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ओके। आई लुक फॉरवर्ड टू दिस सेक्शन ऑलवेज, कि मुझे कोई भी एक नया, कोई चैलेंजिंग जो भी क्वेश्चन आपके मन में है मेरे लिए, आप पूछ सकते हैं। सो और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना हो सके ट्रांसपेरेंटली उसका आंसर दूं। सो गो फॉर इट। ओके मैम, मैं दो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ बिकॉज आई आई वांट टू नो या वन थिंग आल्सो। सो पहला मेरा मैम क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो मधुमिता नाम है आपका, इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहला ओके। ये। मधु मीन्स तो शायद हनी। मैं कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ हनी के साथ, बट मैं मीनिंग चाहता हूँ। और दूसरा कि आपके पीछे एक तस्वीर दिख रही है मुझे, कोई टेनिस प्लेयर है आई गेस, शायद मुझे नाम नहीं आ रहा। तो मैम, फेडरर। या जो भी उनका नाम है मुझे अभी क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं चाहता हूँ उसके पीछे क्या मोटिवेशन है, आपने उनकी तस्वीर ही क्यों लगाई है? व्हाट इज ओके। द मोटिवेशन? ओके। या। सो नाम तो, मेरा नाम मधुमिता, इट्स अ बंगाली नेम, बहुत ही कॉमन, आम बंगालियों का नाम है ये। मधु, हनी मीन्स स्वीट, एंड मिता मीन्स फ्रेंड। सो अ स्वीट फ्रेंड। और ओह, जैसे कि नाइस, हाँ, मेरा लवली। और बहुत बड़ा नाम है, इसलिए लोग मुझे अक्सर या तो मधु बुलाते हैं, और बहुत सारे लोग मैड्स बुलाते हैं, और भी छोटा कर दिया तो मेरे चैनल का नाम से समथिंग विद मैड्स। मैं तो इस नाइस नाइस। ये है कनेक्शन। और या ये जो आप देख रहे हैं ये रॉजर फेडरर है, और ये है द फुटबॉलर। I mean, yeah, okay. So this for both of my son and me, वो यहाँ नहीं है पर भी हम दोनों ने, हमको बहुत टेनिस और फुटबॉल दोनों बहुत पसंद है। तो हम जब भी मौका मिलता है, हम हमारे ये हीरोज है। बहुत सारे और हैं बट फेडरर, यस। सो बचपन से टेनिस देख के बहुत सारा बड़े हुए हैं, तो कनेक्शन उसी से नाइस। है खास। और ये तो लेजेंड है, इनसे तो रोज इनके, तो इनके कोट्स, इनके ये तो हम पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, तो खैर इनके जैसा मेंटल स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत 1% भी हमारे अंदर आ जाए तो क्या बात है, रोनाल्डो और फेडरर। दैट्स सो 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 ब्यूटीफुल मैम। आपके थैंक यू आपके फॉर पीछे दैट। जो अवार्ड्स है उनके बारे में कुछ बताइए। ओके। यस। तो मैम, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर मेरे ज्यादा वर्ड्स तो मुझे मैम नहीं मिले हैं, और शायद मैं साइटेशंस है ऐसा बहुत सारे। नहीं दिखाऊंगा। या हम्म। तो मैम, कुछ मेरे ये है कि अगर पीछे आप देखेंगे जो ऊपर सबसे लगा हुआ है, वो हाल ही में एक संस्था है, उसकी फाउंडेशन डे था। तो वहाँ मैं एज अ गेस्ट वहाँ पे इनवाइटेड था। वहाँ पे एक चौपाल मुझे करने का मौका मिला, यूथ के साथ एंगेज होने का मौका मिला। तो उसके वाह। लिए वो मुझे दिया गया था स्टेज।
और कुछ मेरे जो अवार्ड है, मैं जब स्कूल टॉपर किया था, मैं जब स्कूल टॉप किया था दिल्ली वाह। यूनिवर्सिटी, जब मैं यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, तो उसकी अच्छा। भी एक रोचक कहानी है कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा। मैं कैसे गया। जब वहाँ टॉप वाह। किया तो वहाँ मुझे स्कूल से मिला, और जो ऑनरेबल सीएम है दिल्ली के अभी, अरविंद केजरीवाल, उनके हाथों से मुझे पुरस्कृत होने का भी मौका मिला। सो अरे इसके वाह। कुछ अवार्ड है। कोविड वाह में काम वाह। किया। उसके यस भी। मैम, कोविड में काम किया, कोविड वॉरियर कुछ अवार्ड मेरे को मिले हुए हैं। हम्म। तो या दीज आर तो सच। वेरी सून आपको एक पूरा शेल्फ बनाना पड़ेगा, दीवारें भरने वाली हैं। आगे आगे आपके काम के बहुत ज्यादा चर्चे और तारीफ होने वाले हैं। जिस तरह का आप कितने शुक्रिया। एक के बाद एक आपके जो ग्रोथ है, और स्पेशली मैं आप देख रही थी कि आप हंसराज कॉलेज में रिसेंटली आपने एक कुछ मॉडरेटर के हिसाब से आपको बुलाया गया था, यू मॉडरेटेड सिंपोजियम और सेशन। व्हाट वाज इट अबाउट, वो क्या था? या बेसिकली मैम, मैंने अभी बताया मैम आपको कि ग्लोबल यूथ पीस कमिटी, उसका फाउंडेशन डे था। तो वो यूथ के ऊपर एक चौपाल रखना चाह रहे अच्छा, थे, तो वो उसके था। लिए वो हाँ। मॉडरेटर वो ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मॉडरेट कीजिए। तो वहाँ ओके। जो हंसराज कॉलेज और बाकी जो यूथ एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, उनके साथ मुझे वहाँ पे एज अ बीइंग अ मॉडरेटर मुझे वो मॉडरेट करने का सौभाग्य वाह। प्राप्त हुआ, और उसी में वो अवार्ड मिला। तो लवली या लवली। आपकी आपकी भाषा बहुत अच्छी है, आपके बोलने का लहजा बहुत अच्छा है, साफ, क्लियर एंड वेरी मेजर्ड टोन है आपका बात करने। आई एम श्योर यू हैव बीन अ ग्रेट मॉडरेटर। सो बस थैंक यू मैम, आज शुक्रिया। के हमारे सेशन, आज गपशप हम बात बोलेंगे, ये तो इंटरव्यू नहीं था, इंटरव्यू की तरह होता भी नहीं है। तो आज हम यहीं पर इसका समापन करेंगे, बट बिफोर वी गो, आई ऑलवेज आस्क वन लाइन में आपका लाइफ का, आई नो वॉलंटियरिज्म योर इज योर लाइफ फिलोसफी, बट अगर आप किसी कोट से या किसी गाने से या कोई आपका फेवरेट दो पंक्तियां हो, अगर आप उससे एंड करना चाहें शो को। मुझे एक गाना मैम बहुत पसंद है। तो ओके। वो गाना ये है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओके। तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको, और मैम खास करके आपको इसलिए कि मुझे आपने इनवाइट किया यहाँ पे, और आज कुछ बातें मुझे रखने का मौका मिला। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं आपके माध्यम से, तो उन सभी को भी मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने बहुत धैर्य से हम सभी को, मेरे को और मैम को सुना। और एक मैसेज प्यारा सा मैं उनको ये देना चाहूंगा कि एक एपीजे अब्दुल कलाम जी का मैसेज है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन, फर्स्ट बर्न लाइक सन। तो हम्म। अगर आप जिंदगी में आप चाहते हैं कि दूसरे आपको याद करें, तो आपको हम्म। पहले अपने आप को बर्न करना होगा लाइक ए सन। तो हम्म। ये मैं उनको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। हम्म। इसके अलावा मैम, आपने एक क्वेश्चन अभी शायद बोला था कि जो गाना, तो मैंने आपको बताया सबसे प्यारा मुझे वही लगता है, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। तो मैं उनको आखिरी में जाते जाते यही कहूंगा कि जितना हो सके आप अपनी जिंदगी को जी लीजिए। जितना हम्म। हो सके आप अपनी जिंदगी को जी लीजिए, क्योंकि जिंदगी है एक बार की, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक और हम्म। मैं छोटा सा मैम दो लाइन के कोट से मैं एंड करूंगा। हम्म। मैं किनारा नहीं हूं, मैं किनारा नहीं हूं, मैं ठहरने वाला नहीं हूं। मैं ओके। किनारा नहीं हूं, मैं ठहरने वाला नहीं हूं। मैं परवाज हूँ, मैं परवाज हूँ, मैं आसमान को चूमूंगा। तो हम्म। ये मेरा ब्यूटीफुल मैसेज है सभी के लिए। तो थैंक यू वंस अगेन मैम थैंक फॉर यू सो इनवाइटिंग मी। मच। Thank you so much. And I hope after this interview, you will have so much takeaway for कि आपके लाइफ में आपको एक तुरंत कुछ ना कुछ वॉलेंटरिज्म करना चाहिए। आपके लाइफ के बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इश्यूज, बहुत सारे स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस जो होती है, फिजिकल स्ट्रेस जो होती है, सारा कुछ दूर हो जाएगा अगर आप किसी और के मुंह में, किसी और के लिए कुछ करें, और उनके स्माइल, जैसे आप बता रहे थे कि उनसे जो खुशी मिलती है पैसों से वो नहीं मिल सकती है, जरूरत सब चीजों की है। साथ में चलिए और जुड़ते रहिए। हर शनिवार हम एक नया एपिसोड लेके आते हैं नए यूथ के साथ। प्लीज बी विथ अस, मेक दिस चैनल ग्रो, ओनली देन वी विल गेट यंग पीपल week after week. And I'm very thankful today for being here, and I salute your work and I hope you grow.
go a long way. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू।